सभी विभागों में जो आपने संविदा के आधार पर भर्ती की है, तो एक तो आप पहली बात है सेवा नियमावली बनाए। एक बार किसी कर्मी को तैनात करवाने के बाद सेवा प्रदाता स्वयं उसे बदल नहीं सकता। कल हमने शिक्षा मित्रों की बात रखी तो उसको हल्के में हो गई। आप एक पर्टिकुलर आपने मानवर कृपा की थी कि आप दो बात कह दो, तो सरकार का आज एक आदेश आया कि 7 साल हम कर रहे। आप 62 के जब वहीं पर दो अगल बगल में बैठे हैं, एक शिक्षा मित्र एक अध्यापक है, तो आप क्यों एक को 62 कर रहे, एक को 60 कर रहे? आपने जब किया ही था 60 किया था तो आप 62 कर देते। या निर्देश दिए गए हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार होगा। नमस्कार मित्रों, ये वीडियो उन तमाम संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। उनको समायोजन आगे भविष्य में मिलेगा कि नहीं, उनके लिए किस तरह के नियम हैं और उनका भविष्य क्या है, ये सवाल लगातार वो खुद पूछते रहते हैं और सरकार से भी इस बारे में अब तो मीडिया सवाल नहीं पूछता है, लेकिन हाँ, जो विधानसभा सत्र होते हैं उसमें ज़रूर आपके इन सवालों को थोड़ी अहमियत मिलती है। इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्ष के नेता या और भी सत्ताधारी पार्टी के नेता भी इस तरह के सवाल करते हैं और उन सवालों पर क्या होता है ये आप इस वीडियो में जान पाएंगे। आप देख पाएंगे कि संविदा कर्मियों के बारे में जब विधान परिषद के भीतर में ये सवाल उठाया है तो उस सवाल पर मंत्री महोदय ने, सदन के नेता ने, जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो आप देख पाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि प्रदेश में संविदा कर्मियों का क्या हाल है। संविदा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और हमारे ख्याल से संविदा कॉन्ट्रैक्ट है। क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट, ये मजबूरी का है, मतलब मजबूरी में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हम उनकी भर्ती कर ले रहे हैं और वो बेचारे भर्ती हो। अब आप कहेंगे कि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 10,000 पे काम करेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 5,000 पे काम करेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 6,000 पे काम करेंगे। कोई नहीं बोल रहा। पूरे जहां सरकार बैठी है, एक एक विभाग में आप सचिवालय के एक एक विभाग में चले जाएं तो उसी सीट पर, अगल बगल की सीट पर, इस बात को मैं हमेशा इसलिए इंगित करता हूं कि एक सीट है जहां पर अगल बगल की सीट है और एक ही योग्यता है, हो सकता है कि इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति अधिक योग्य हो, जिसको आपने संविदा से भर रखा है, और उसको आप वेतन क्या दे रहे, एक को आप 60,000 दे रहे और उसके बगल वाले को आप 10,000 दे रहे। किस तरह से ये मतलब पूर्णतः असंवैधानिक भी है। और हमारे ख्याल से दुनिया के सामने आप किस मुंह से इस बात को बताते हैं, और आंदोलन इसलिए नहीं कर सकते वो कि संविदा पे आप निकाल के बाहर कर देंगे। आप कैसे बेचारे घुट घुट के मर रहे। आत्महत्या का आंकड़ा देखा जाए, सबसे ज्यादा संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे और वो बोल नहीं सकते। अगर यहां पर आके लखनऊ में अगर वो आके धरना प्रदर्शन कर देंगे तो सरकार एक लाइन में उनको बाहर कर देगी, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। उनकी आज तक सेवा नियमावली नहीं है मानवा। कैसे आप बिना सेवा नियमावली के, आज के समय में ये कौन सा क्या अंग्रेजी राज चल रहा है कि उस समय कोई नियमावली नहीं थी, हमने पकड़ के उनको कर लिया और मजबूरी में हम चाहे कुछ उनसे काम कराएं और चाहे कुछ वेतन दें। आपने आज तक सेवा नियमावली भी नहीं बनाई। सरकार को सबसे पहले इस बात को बजट में नहीं था, वो महामहिम जी का भाषण था उसमें भी नहीं था, बजट में भी नहीं था। संविदा कर्मियों की आपने कहीं कोई बात ही नहीं रखी कि हम इनको कितना वेतन देंगे। इसमें निश्चित होना चाहिए कि आप कितना अंतर कर सकते। इसका भी अब आप कहेंगे कि कोई कोर्ट चला गया, कोई कोर्ट जाए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि क्या संविधान बनते समय ये बात सोची गई होगी कि सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व भी बनाए गए। एक तरफ फंडामेंटल राइट्स है और उसके ठीक साथ साथ में सरकारों के लिए नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था इसलिए की गई कि सरकारें ये समझें कि हमें जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए जनता के प्रति समर्पित होकर क्या काम करना है। तो आपने क्या किया कि कोई अदालत में जाएगा तो आप एक लाइन में कह देंगे ये तो अदालत में चलेगा। और ये मसला मानवर एक एक विभाग का है। कोई ऐसा, हमने प्रश्न लगाए कि इस विभाग में कितने आपने संविदा से किए, कितने इस बात में, तो कोई ऐसा विभाग नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार का
जिस विभाग में संविदा के आधार पर आपने भर्ती ना की हो, जब सभी विभागों में आपने संविदा के आधार पर भर्ती की है तो ये फिर मसला पूरी सरकार का हो गया। नहीं तो आप एक माननीय मंत्री जी खड़े होकर कह देंगे कि हमारे यहाँ इतना है, हमारे यहाँ इतना है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय नेता सदन है तो इस बात के लिए कि सभी विभागों में जो आपने संविदा के आधार पर भर्ती की है, तो एक तो आप पहली बात है सेवा नियमावली बनाएं। मैं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं इधर उधर की बात इसलिए नहीं करूंगा कि बात फिर हल्की हो जाएगी, आप उनको छोड़ देंगे। कल हमने शिक्षा मित्रों की बात रखी तो उसको हल्के में हो गई। आप एक पर्टिकुलर, आपने मानवर कृपा की थी कि आप 2 बात कह दो, तो सरकार का आज एक आदेश आया कि 60 साल हम कर रहे। आप 62 के जब वहीं पर 2 अगल बगल में बैठे हैं, एक शिक्षा मित्र एक अध्यापक है, तो आप क्यों एक को 62 कर रहे, एक को 60 कर रहे? आपने जब किया ही था, 60 किया था तो आप 62 कर देते। तो इसलिए मानवर हम इसमें स्पष्ट रूप से कहेंगे। और 2 बात हमारी, क्योंकि एक तरफ तो आरक्षण की बात बार बार आती है कि अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको संविधान बनने के समय और संविधान बनने के पहले से भी आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी, लेकिन अब आरक्षण की बात कहां कि जब ईडब्ल्यूएस को भी आपने शामिल कर लिया। अब तो कोई बात नहीं कि 10% आपने किया है। और वैसे अभी जाति जनगणना की बात आ रही बार बार, तो हमारे ख्याल से 15% तो पहले से ही माना जा रहा है। लेकिन जब जाति की जनगणना हो जाएगी, और जाति की जनगणना क्या, वो तो पूरे देश स्तर का मामला है, पूरे देश में एक प्रदेश में जाति की जनगणना हो जाए तो ये मसला शायद सरकार ने भी कहा है कि हमारे स्तर का नहीं है, तो देश की सरकार का है। तो जो देश की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसमें अपनी स्पष्ट राय रखी है कि मानवर बस हम इधर तक नहीं जाएंगे, मानवर बस नहीं जाएंगे, मानवर नहीं जाएंगे, मानवर नहीं जाएंगे, मानवर नहीं जाएंगे। आधा तो मानवर इधर, मानवर हमने तो कहा बोला, इतनी बात तो आ जाए मानवर कि जो आज बड़ी बड़ी बात हो रही ना कि एक दूसरे पर भी आरोप लगा देते। समस्या इसलिए बात आ जाए, नहीं तो कह रहे थे आप जाति जनगणना चाहते हैं, आप जाति जनगणना चाहते हैं, मतलब आप क्या लड्डू खाना चाहते हैं? भाई कौन मना कर रहा है? हाँ हम चाहते हैं। जब आपके हाथ में लड्डू था तो आपने नहीं खिलाया, तो वो आपने भी कह दिया, हमने भी कह दिया। लेकिन जाति की जनगणना होना जरूरी है। और केंद्र सरकार का है तो पूरे प्रदेश के, हर प्रदेश के में जाति की जनगणना हो जाए। हम इस बात को इसलिए कहना चाहते थे कि जब 10% आपने 10% अभिभाषण पर आप बोले, उसमें आपने ये विषय नहीं रखा। जब अब आज जो है वो संविदा कर्मचारियों का विषय है, मानवर हमने इधर कर दिया, इस पर जाति मानवर इधर कर दिया, गणना आप बोल रहे हैं, मानवर हम इधर ही बोल रहे हैं। हम तो इसलिए इसको प्रसंग को रखे कि आज जब संविदा के आधार पर जब आप भर्ती करते हैं, तो हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात की मांग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में भी हर समय, जब से संविदा की भर्ती शुरू हुई थी तब से हमने ये मांग भी रखी थी कि संविदा में भी आरक्षण होना चाहिए। क्योंकि जब आप संविदा में भर्ती करते हैं तो क्यों ये आरोप लगता है कि आप चोर समाप्त करिए, आप चोर। मानवर इतनी मानवर आप नहीं करेंगे हमारे साथ शक्ति। अरे भैया मानवर संविदा में भी आरक्षण के आधार पर, तो आप संविदा में जो भर्ती करते हैं जिस विभाग में, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हो, जिससे ये आरोप लगना कि आपने किस वर्ग के उसके रखे हैं। तो इससे जब आप ईडब्ल्यूएस को करेंगे तो आप उनकी भी आप भर्ती होगी। और जिसको आपने एक बार संविदा पर भर्ती कर लिया, इस नियमावली में यह व्यवस्था होनी चाहिए, पहले सेवा नियमावली बनाएं तो उस नियमावली में यह व्यवस्था हो कि आप संविदा में भर्ती किए गए व्यक्ति को अकारण आप निकाल नहीं सकते। और जब सरकारी भर्ती होगी उस विभाग की, तो सबसे पहले आप जितने लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, पहले उनको आप सरकारी तौर पर भर्ती करेंगे, उसके बाद आप सीधे भर्ती करने का काम करेंगे। इसलिए मानव में पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के, ये मसला मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का, युवाओं का सबसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसान के बेटे भी आते हैं, मजदूर के बेटे भी आते हैं, व्यापारी के बेटे भी आते हैं, सर्व समाज के बेटे आते हैं। इसलिए लाखों युवाओं का मसला है। तो ये संविदा के आधार पर जितने भी कर्मचारी जितने विभागों में हैं, हमारी स्पष्ट रूप से सिर्फ मानव 2 मांग है। एक तो संविदा के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बन जाए, और जो भी कर्मचारी उनका वेतनमान
कम से कम उसमें जो भी कर्मचारी उस सरकारी तौर पर जो काम करते हैं उनके बराबर उनका वेतनमान किया जाए। मानवर यही मैं मांग रखते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। नियम 105 के अंतर्गत जो सूचना दी है उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि संविदा भर्ती की कोई नीति नहीं है। संविदा पर दिनांक 31 दिसंबर 2001 से पूर्व से लगे हुए व्यक्तियों के विनियमितीकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभागों में दैनिक मजदूरी या कार्यप्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई। माननीय आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि युवाओं के उज्जवल भविष्य की चिंता या कोई किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा दे रहा है तो उसकी चिंता सरकार अपनी नीतियों के अनुसार, व्यवस्थाओं के अनुसार करती है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था है वो जैम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग की व्यवस्था प्रभावी है, जिसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग कर्मी के हितों के संबंध में शासनादेश दिनांक 18/12/19 और 10/12/21 एवं दिनांक 18/4/22 को निम्नवत व्यवस्था की गई। इसको माननीय सदस्य जान लें। कर्मियों को विलंब से भुगतान किए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई गई धनराशि पर 18% ब्याज व पेनाल्टी लगाई जाएगी। समस्त विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक दशा में समय से सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती ना की जाए तथा आबद्ध कार्मिकों का उत्पीड़न ना हो। इस प्रकार आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों की प्रत्येक माह ईपीएफ और ईएसआई के मद में कटौती की धनराशि निर्धारित खातों में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि आउटसोर्सिंग पर रखे गए व्यक्तियों के पारिश्रमिक के भुगतान में विलंब होता है, कोई भी अवैधानिक कटौती की जाती है या ईपीएफ ईएसआई की कटौती का कोई अनियमित दुर्विनियोग होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ तथा सेवा प्रदाता संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा सेवा प्रदाता के रूप में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मान्यवर, सेवा आयोजन विभाग द्वारा संचालित पोर्टल sevayojan.upi.nic.in पर उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता के स्थान पर अब केवल कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर ही कार्मिक लिए जाएंगे। इससे आउटसोर्सिंग कार्मिकों के चयन में इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन के अवसर का लाभ मिल सकेगा एवं चयन प्रक्रिया की व्यवस्था अधिक से अधिक पारदर्शी हो सकेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को ही जैम पोर्टल द्वारा चयनित सेवा प्रदाताओं द्वारा रखा जाएगा। केवल नवीन कर्मी ही पोर्टल से लिए जाएंगे। एक बार किसी कर्मी को तैनात करवाने के बाद सेवा प्रदाता स्वयं उसे बदल नहीं सकता। सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 25/8/2020 में यह निर्देश दिए गए हैं कि आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय श्रम विभाग के न्यूनतम वेजेज के अनुसार होगा, जो वर्तमान में प्राप्त हो रहे हैं। मानदेय से कम नहीं होगा। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसके संबंध में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से, जैसे संविदा के आधार पर हमारे यहाँ कोई नीति नहीं, संविदा का ही पूरा विषय आपने उठाया। 2001 के पहले के जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने की नीति पहले से 2016 से प्रख्यापित है। आगे आउटसोर्सिंग के लिए जैम पोर्टल है। जैम पोर्टल के माध्यम से जो एजेंसियां इसकी पात्रता रखती हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और पार्टिसिपेट करके वह उसमें हिस्सा लेती हैं। और जो लगता है कि ये जो विभाग के अनुसार जो विभिन्न शासनादेशों के क्रम में
जो नियम के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मी लिए जाने वो लिए जाते हैं। तो सरकार अपने प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के पूरी तरह से सजग और सतर्क है। कोई सेवा प्रदाता कंपनी किसी हमारे आउटसोर्सिंग से अगर किसी विभाग में कोई युवा को लिया गया है तो उसका शोषण न कर सके, इसके लिए पहले से ही शासनादेश उपलब्ध हैं। और जो संविदा कर्मी उनके लिए 2001 के पहले के जो हैं उनके लिए 2016 के शासनादेश के क्रम में जो नीति है उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसलिए माननीय ये जो सूचना है यह मैं समझता हूं कि जो सूचना 105 के अंतर्गत दी गई है वो कहीं मुझे लगता नहीं स्वीकार करने योग्य है, और इसलिए मैं इसे करने की माननीय अम्बेडकर जी अब बैठिए। देखिए, आपने पूछा था संविदा कर्मचारियों के बारे में, नेता सदन ने आउटसोर्सिंग तक के बारे में बता दिया। वो कहीं तक भी अब क्या रह गया? हम तो संविदा कर्मचारियों का तो बताए संविदा कर्मचारियों पर माननीय नेता सदन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी कोई भर्ती नहीं है। 2001 के पहले संविदा कर्मचारी के रूप में भर्ती किए गए थे और उनको हम 2016 की आपकी कोई नीति है जो शासनादेश है उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो 2016 की कोई नीति होगी आपके पास तो कि आप उनको परमानेंट कर रहे, आप उनको निश्चित एक वेतनमान दे रहे, आप उनको उसकी सेवा नियमावली बना रहे, आप उनको अकारण निकाल नहीं रहे। चलिए, हो गई बात। अरे मानवर एक तो बताएंगे की बात नहीं, आप 10 बात क्यों बोलते हैं? हम एक ही बात बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश आपको 2016 की जो उनका वो है उसकी जानकारी चाहिए। मानवर दे दें, आपको चाहिए? जी मानवर भिजवा दीजिएगा इनके पास। 2016 की मानवर बोल देंगे, पूरा प्रदेश सुन लेगा। मानवर आपकी कृपा है। को क्या सुनना है? नहीं मानवर, प्रदेश को ही तो सुनना है जो संविदा कर्मचारी 2016 वाली आपको उपलब्ध करा देंगे। मानवर ये तो अनर्थ हो जाएगा। मानवर मानवर इधर कृपा है। मानवर ये छोटा मसला नहीं है कि 2001 से जो संविदा कर्मी हैं आज तक उनको आप 8,000 दे रहे कि 10,000 दे रहे। 22 साल तक आप 2001 के पहले मान रहे तो आज 22 साल तक आप उनको क्या दे रहे? अब बैठिए अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी बैठिए, आपकी बात आ गई। मानवर नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं। जी मानवर। मैंने सभापति महोदय मैंने स्पष्ट बता दिया है कि जो हमारे संविदा कर्मी 2001 के पहले के हैं, जो भी प्रख्यापित हमारी नियमावली है 2016 की, उसके अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। उसका डिटेल चाहिए तो आप बताइए कि मैं आपको उपलब्ध करा दूं। ठीक है, इनको उपलब्ध करवा दीजिए। या नहीं चाहिए तो आप हाँ तो बोलिए कि हमको चाहिए। मानवर पूरे प्रदेश अब हम कह रहे हैं तो आप कहो। आपकी कृपा है मानवर। फिर आप कहोगे कि हमको नहीं चाहिए थी नियमावली और आपने हमारे पास भिजवा दी। जिंदगी का सवाल है लाखों लोगों के, तो बिल्कुल चाहिए। चलिए, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्यवाही है संदर्भित।